सो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के अंदर वर्क, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बहुत प्रिसाइजली डिस्कस करने के बाद, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करने के बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर के करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद कोलिजन्स। कोलिजन्स को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगा कोलिजन्स, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस में कोलिजन्स में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो कोलिजन्स का आज थोड़ा पार्ट कोलिजन्स का होगा, कल कुछ पार्ट कोलिजन्स का कल अपलोड होगा, तो कल कोलिजन्स को खत्म करा देंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 क्रैश कोर्स का। एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है जी? कुछ नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। कितनी तेजी से कोई वर्क कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, सिंपल। अब सुनिए मेरी बात, यहां पे हम कुछ सवाल शुरू करते हैं, जिसमें से 2-3 सवाल हम नॉर्मल करेंगे और आज मैं आपको कुछ सवाल एनसीईआरटी के एज इट इज एनसीईआरटी खोल के कराने वाला हूं, ये दिखाने के लिए कि एनसीईआरटी में भी जो सवाल दे रखे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, हो गया पावर का फॉर्मूला, तो इतना ही था। कह रहे हैं बॉडी, अच्छा एक और चीज लिख लीजिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं आपको समझा रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, और एक उसे इंजन जो है, गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है, और एक इंजन उसे कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। तो उस गाड़ी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी टी टाइम में, वो टाइम की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगी? देखिए हम क्विकली चेक करते हैं, ये एनसीईआरटी सवाल है। देखिए, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये नहीं है, अगला वाला है। A body is moving unidirectionally, दोनों करेंगे हम डिस्कस, under the influence of a source of constant power, its displacement in time t is proportional to। ठीक है, तो ये वाला सवाल है 6.10, we'll definitely do that। 6.9 भी करेंगे अभी। चलिए, तो देखिए पावर कांस्टेंट है, पावर इज अ कांस्टेंट। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से पावर इनटू टाइम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख दिया। तो यहां से वेलोसिटी जो है वो आ गई √2pt/m। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां वेलोसिटी जो है वो टाइम की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आ गई। अगर आपसे पूछा जाए अब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी को धुआंधार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो अब आप यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट s प्रोपोर्शनल होगा, जो s है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वो प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 1/2 dt का इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर t की पावर ना 3/2 आने वाली है, t की पावर 3/2 आने वाली है बच्चों। एक्सेलरेशन पूछते तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते आप, राइट? प्लीज नोट करेंगे। चलिए, एक सवाल एनसीईआरटी वाला जो था ये भी लपेट लेते हैं यहीं पर ही। 6.9 एनसीईआरटी, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। अच्छी बात है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 लेके चलिए। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हम v इज इक्वल टू u प्लस at मानते हैं। वन डायमेंशनल मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप शानदार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बिना चिंता करे। तो v यहां पर at के बराबर आ गया। पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स है ma विच इज अ कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो at है, तो पावर जो है वो t के प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। यहां से पावर जो है t की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आया। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो ये दो 6.9 एंड 6.10 दोनों पावर पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किए। चलिए, t की पावर 3/2 तो मैंने हर ऑब्जेक्टिव किताब में देखा और हर एंट्रेंस एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी साल तो आया ही हुआ है। चलिए, अगला सवाल लपेटते हैं। A body of mass m accelerates uniformly from rest to a velocity v1 in time t1, ठीक है। तो v1 is equal to u plus at1।
इनिशियली रेस्ट पे थी बॉडी, फ्रॉम रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी v1 है, इनिशियली रेस्ट पे, एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t1, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू v1 बाय t1 आ गई। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे u प्लस at, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप v1 बाई t1 निकाल चुके हैं इंटू टाइम, पावर हो गया आपका फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यानी ma इंटू वेलोसिटी v1 बाई t1 इंटू टी। फिर से एक्सेलरेशन पुट करिए, क्या है ये है v1 बाई t1 इंटू v1 बाई t1 इंटू टी, पावर आ गई m v1 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इंटू टी। आप में से कुछ बच्चों की हल्की हल्की सी शिकायत थी कि सर आप थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑल्दो मैंने पिछला लेक्चर जो पार्ट 3 एक 37 मिनट्स का और एक 7-8 मिनट का है, उसमें सिर्फ एक आधी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कराया है, कल सारे क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। और फिलहाल आज जो मैं सवाल कराने वाला हूं वो तो इतने इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, ना जाने कितने इंपॉर्टेंट। 5-6 सवाल कराऊंगा पावर के। अगर कोई पावर का क्वेश्चन नीट में देने वाला है ना, तो इन 5 क्वेश्चन में से उसे एक क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, एक बहुत ज्यादा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बोलते हैं। ये इस लेवल का इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे कि अगर कोई थोड़ा सा अच्छा पावर का क्वेश्चन देने वाला है तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। मतलब ये नीट 2021 लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन पे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पावर पे 5-6 ही क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें से ये जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं वो जरूर है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा है। एक पाइप था, उससे पानी ना v वेलोसिटी से निकल रहा था और आपने अपने घर में ना मोटर लगा रखी थी, पंप लगा रखा था जिसकी पावर p थी, है ना। जैसे पानी की टंकी जो छत पे होती है वो भर रही है कुछ टाइम में, उसमें कुछ वेलोसिटी से पानी आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उस पानी की वेलोसिटी जिससे पंप भर रहा है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी करनी पड़े, यानी n टाइम्स करनी पड़े। तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पावर का पंप लेना पड़ेगा। तो आपको कितनी पावर का पंप लेना पड़ेगा अगर आप पाइप से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी को n टाइम्स करना चाहते हैं। तो याद रखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के जो पाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पाइप से पानी निकल रहा होता है, इसमें फोर्स का फॉर्मूला ma नहीं होता। इसमें फोर्स का फॉर्मूला तो ma होता ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt। वो तो जब बॉडी का मास कांस्टेंट होता है तब हम बोलते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला ma है, अदरवाइज फोर्स का फॉर्मूला dp/dt है। न्यूटन की सेकेंड लॉ F = ma होती ही नहीं है। न्यूटन की सेकेंड लॉ होती है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। F एक्सटर्नल = dp/dt, ये है न्यूटन की सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ना ये कुछ इस पोर्शन जिसमें पानी डेल्टा m मास का है, इस पोर्शन की लेंथ डेल्टा l है, वो पानी डेल्टा t टाइम में बाहर आ गया। तो देखिए यहां पर फोर्स जो है वो होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पानी एक ही वेलोसिटी से निकल रहा है। तो डेल्टा m मास पानी का डेल्टा t टाइम में अगर पाइप से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू वेलोसिटी। डेल्टा एल लेंथ पानी अगर डेल्टा टी टाइम में बाहर चला गया तो फोर्स आ गया रो इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यहां से पावर का फॉर्मूला आ रहा है रो ए वी क्यूब। तो मतलब बच्चों अगर आपको वेलोसिटी को 2 गुना करना है ना तो आपको 8 गुनी पावर का मोटर लेनी पड़ेगी। अगर आपको वेलोसिटी को n टाइम्स करना है तो जो नई पावर आपकी मोटर की रिक्वायर्ड है वो n³ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पावर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्योरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय मैं आपको सवाल करा रहा हूं। चलिए दो सवाल पावर के हमने 2-3 सवाल कर लिए हैं। 2 और सवाल मैं आपको
पावर के कराने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी के अंदर ही प्रेजेंट हैं। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि यह सवाल आसान या मुश्किल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। चलिए देखिए बच्चों, क्रैश कोर्स इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे, और हर एक टीचर अपना एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है क्रैश कोर्स कराने में। रैदर मैं अपने जो जूम क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनसे कभी कभी कम समय निकाल पाता हूँ, तो थोड़ा स्लो चल रहा है सिलेबस मैं, बट पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो पाएँ, थोड़ा सा टाइमिंग्स में ज़्यादा दे पाऊँ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे क्रैश कोर्स और जो यूट्यूब पे बाकी सारे और बहुत अच्छे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि लोग क्रैश कोर्स को भी लाइव क्लास ले लेके 8-8 घंटे तक खींच रहे हैं। एक रोटेशन का टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रहे हैं लोग 4-4 घंटे लाइव। तो अगर आप 4 घंटे की लाइव क्लास देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, जो डाउट आएंगे उसे दोबारा देखेंगे, 6 घंटे डिजर्व नहीं करता इस समय। कम से कम क्रैश कोर्स में रोटेशन जैके अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का सवाल सिर्फ 4 घंटे में करा रहे हैं, 9 घंटे में ग्रेविटेशन कराया जा रहा है अगर क्रैश कोर्स में, तो फिर तो हो लिया बच्चे का सिलेक्शन। वो देख ही नहीं सकता उतनी वीडियो। बाकी केमिस्ट्री और बायो में भी तो बैलेंस करना है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बहुत प्रिसाइज वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं। मैंने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा लगभग 2.5 घंटे से कम टाइम में बनाया और 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, ऑलमोस्ट हर चीज। सर्कुलर 2 घंटे से कम का पॉइंट चैप्टर है और उसमें ऑलमोस्ट हर वैरायटी डिस्कस करी है। जिन लोगों ने 8-8 घंटे 6-6 घंटे कराया उसमें भी पूरा डिस्कस नहीं हो पाया है। तो चलिए तो अगर आपको बहुत प्रिसाइज रिवीजन चाहिए तो आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करिए। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, 6.15 पावर का क्वेश्चन है, ये कोलिजन का है, कोलिजन्स में ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of 30 मीटर क्यूब। याद रखिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का डिब्बा बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो 30,000 लीटर की टंकी, काफी जबरदस्त टंकी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है हमसे कह रहे हैं कि पंप है ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग के और वो 30 मीटर क्यूब का टैंक 15 मिनट में भर सकता है। तो ठीक है, यहां पर जो टैंक है कहीं भी ऐसी बनाया है मैंने, नॉट ड्रॉन टू स्केल, अच्छा डायग्राम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो जो पंप है ग्राउंड फ्लोर पे है, चलिए पंप भी बना देते हैं, क्रॉम्पटन का पंप है। ठीक है, चलिए तो वर्क डन, पावर आउटपुट कितना है भाई, मोटर ने काम कितना किया, वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट W बाय टाइम टेकन, भाई mgh पावर आउटपुट है, mgh वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए अब ऐसा यूनिट पे आते हैं, 30 मीटर क्यूब पानी का मास कितना होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होने वाला है बच्चों। तो 30 तो वॉल्यूम हो गई और 10 टू द पावर 3 पानी की डेंसिटी होती है। एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको गिवन होगी। जी की वैल्यू भी 10 लेता हूं चीजों को आसान बनाने के लिए। हाइट कितनी है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसका मतलब ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मीटर की लगभग एक माला होता है, एक फ्लोर होता है, तो लगभग 13-14 माले की बिल्डिंग है। ठीक है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड, टाइम लगा 15 मिनट। अच्छी मोटर है, जबरदस्त मोटर है। 15 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आ गई पावर वॉट में। ये मोटर ने आउटपुट पावर दी है, आउटपुट पावर। ठीक है, अब पंप की एफिशिएंसी है 30%, तो यार परसेंटेज एफिशिएंसी ना पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होती है। क्या पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनपुट पूछी होगी, बिजली कितनी खाई है ना। एफिशिएंसी का मतलब है जितनी बिजली आपने मोटर को सप्लाई करी है ना, उसका 30% ही मोटर ने इस्तेमाल किया है काम करने के लिए, बाकी सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप लोग की एफिशिएंसी बच्चों फिलहाल के लिए 90% होनी चाहिए। ठीक है, 2 रोटी खा के बहुत सारी पढ़ाई करिए, ये नहीं कि 6 रोटी खाई और बहुत कम पढ़ाई करी। ठीक है, तो चलिए, एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30% और पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, मतलब इनपुट पावर की बात हो रही है बच्चों। मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे इनपुट पावर पूछी गई है, आउटपुट पावर ये रहा, ये आउटपुट पावर है और इनटू 100 बाय 30 बच्चों, राइट। तो यहां से आप इनपुट पावर निकाल लीजिएगा। ये मैथ्स वाली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपके हिस्से का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल है, देखिए अगला सवाल जो है ना, एक एनसीईआरटी में पावर का जबरदस्त सवाल दे रखा है, ये कोलिजन का है बच्चों, डिस्कस करेंगे। और ये 6.20 ना मेरी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें ax की पावर 3/2 वेलोसिटी दे रखी है, तो वर्क डन पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में करा दिया है, तो मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रखा है, मैं भूला नहीं हूं। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये। 6.21 देखिए,
एक तो जीवन में आपको इससे एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि विंडमिल अच्छी चीज होती है, और दूसरा विंडमिल से बिजली बनती कितनी है आपको ये भी पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आप गुजरात साइड या जहां पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं वहां विंडमिल इंस्टॉल करने की कोशिश करिए। चलिए, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप आउट सर्कल ऑफ एरिया ए। ठीक है, विंडमिल के ब्लेड्स हैं और वो एक एरिया स्वीप कर रहे हैं, बड़े से ब्लेड होते हैं, एरिया ए स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आपको वैसे ही पूरा डिराइव करा देता हूं। If the wind flows at the velocity perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? Kinetic energy of the air, और विंडमिल की एफिशिएंसी 25% ज्यादा ही दे रखी, कमी होती होगी, तो इससे बताना है कितनी बिजली बनी। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन पता लग चुका है, 6.21 एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात हो रही है। अभी मैं बोर्ड को चेंज करके सवाल करने वाला हूं क्योंकि जरा जगह कम मिलेगी इसमें। ये मोटर वाला भी जबरदस्त सवाल था बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है अभी 6.21। हम प्योरली नीट की पढ़ाई कर रहे हैं और जबरदस्त वाली, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अब आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सर ये तो छोड़ दें, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आते हैं थोड़े बहुत मॉडिफाई करके, थोड़े इजी बना के, बल्कि क्योंकि एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ब्लेड्स जो है ना विंडमिल के, बच्चों घूम रही है जबरदस्त तरह से विंडमिल, तो वो जो एरिया स्वीप कर रहे हैं वो ए है और हवाएं ऐसे चल रही है, हवाएं। ठीक है, चलिए, तो मास ऑफ एयर कितनी फ्लो करेगी टी टाइम में। ठीक है, तो चलिए, एरिया स्वेप्ट है ए, एरिया ए है, परफेक्ट है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग इन टाइम टी कितना है नहीं पता मुझे, तो निकाल लेंगे ना भाई। ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि ऐसे सिलेंडर सा बन रहा होगा, है ना। अब मान लीजिए टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना स्पीड इनटू टाइम के बराबर, तो कितनी वॉल्यूम स्वीप कर दी चली गई एयर की आर पार। तो देखिए एरिया इनटू लेंथ होती है ना वॉल्यूम, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर आपको वॉल्यूम पता लग गई है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ एयर निकालिए ना, आ गया सवाल। पहला पार्ट आ चुका है, यही था, मास ऑफ एयर फ्लोइंग इन टाइम टी है भैया, क्या है देखिए, ये है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी ए रो वी टी, ये मास ऑफ एयर हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, मास है ए वी रो टी इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। सवाल जरा भूल चुके हैं, जरा टॉगल करके सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर निकाल दिया, मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी निकाल दिया। एज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कितनी होगी। तो देखिए ऐसा है, इस काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन लिख दीजिए। मान लीजिए इनिशियली जो पंखे हैं वो घूम नहीं रहे थे, तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, तो उसे फाइनल मान लिया। ठीक है, अब वर्क डन अपॉन टाइम जो है ना वो आपकी इनपुट पावर होगी एक तरीके से ना, विंड की इनपुट पावर, कि विंड एनर्जी कितनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है, तो ये हाफ ए रो वी क्यूब हो गया। ठीक है, ये इनपुट हो गया ना, ये विंड मिल का इनपुट है। अब आउटपुट कितना है, बोला ना 25% एफिशिएंसी है, तो 25% विंडमिल की एफिशिएंसी है इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, अब देखिए आउटपुट पावर आपको निकालनी है, कितनी बिजली बनी, इनपुट तो विंडमिल दे रहा है, बात खत्म हो चुकी है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके हिस्से का काम है। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है। ए वी रोटी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, इनपुट पावर पूछ सकते हैं, आउटपुट पावर अगर पूछते हैं तो आउटपुट आपको पता है कि ना 1/4 हो जाएगा ना बच्चों 25% एफिशिएंसी पे, तो ये इसका 1/4 हो जाएगा 1/8 ए रो वी क्यूब। देखिए डायरेक्टली ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज ना देखे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आई होप आप बच्चों समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए अभी हमारा पावर वाला पार्ट खत्म हो गया है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चंस जो है पावर के करा दिए आपको, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन्स, बट कोलिजन से पहले एक बच्चे का डाउट था
कि सर वो F वर्सेस X ग्राफ जो था वर्क एनर्जी पावर के अंदर, जो मैंने फोर्स वर्सेस X ग्राफ कराया और उसमें बोला कि F वर्सेस X ग्राफ से भी इक्विलिब्रियम का नेचर पता लगाया जा सकता है, तो वो F वर्सेस X ग्राफ से आप पता नहीं लगा पा रहे थे, U वर्सेस X ग्राफ से आपको पता लग रहा था। तो ठीक है, तो एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट ले लेते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि मैं आपकी बातों पे ध्यान देता हूं बच्चों, आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करता हूं। तो चलिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, अ गुड स्टूडेंट्स डाउट, ठीक है। बच्चे जब डाउट पूछते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। ये नहीं है कि बस वीडियो आई 1 सेकंड में लिख दिया थैंक यू सर, वीडियो देखी नहीं, ठीक है। मतलब मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा हूं, एक जनरल बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि क्या करना है देख करके छोड़ो, वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है, अगर बच्चा डाउट भेजता है तो हमें बहुत खुशी होती है। एक और बच्चे का एक न्यूमेरिकल डाउट आया हुआ है प्रोजेक्टाइल का, मैं देखना भूल गया, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा, एक बच्चे का जो डाउट है। तो देखिए, चलिए, डाउट ये था कि फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ से आखिर कैसे पता लगाया जाए कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। तो मैंने एक एग्जाम्पल तो ले लिया था, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। आपको पता है ना, 12वीं क्लास के न्यूक्लियाई चैप्टर में न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स का एक ग्राफ है, और आपको पता है कि ये फोर्स ना 0.8 फर्मी पे जाके 0 हो जाता है ना। तो अब आपको बताना है, ये बात सच है कि देखिए 0.8 फर्मी पे, ये 0.8 फर्मी ही होता है, मैं भी रब कर दे रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए ग्राफ पे। 0.8 फर्मी पे ना इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है, कैसे इक्विलिब्रियम है? फोर्स जहां 0 है वहीं ना तो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। तो फोर्स जहां 0 है ना वहां इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम का नेचर नहीं समझ आया था बच्चे को, तो जो मैंने पिछले लेक्चर में इस तरह के ग्राफ में कराया था, ये जबरदस्त क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि आने के चांसेस कम है, बहुत जबरदस्त चांसेस है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सुपर इजी है, लेकिन बच्चे यूजुअली इसमें गलती कर देते हैं। चलिए अब क्या है, सपोज करिए पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स ना इसके x इक्वल टू a बोल देते हैं। अब यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये बात ना समझ नहीं आ रही है। तो याद रखिए मेरी बस एक ही बात, कि अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है ना, कटोरी के अंदर एक बॉल है, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर आप बॉडी को धक्का देते हैं ना, थोड़ा सा धक्का, तो बॉडी थोड़ा आगे जाती है और अल्टीमेटली वो वापस आ जाती है। मतलब अगर आप बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे ना, तो वो तुरंत वापस आएगी। उसे उठा के रखेंगे तुरंत वापस आएगी, इधर रखेंगे तो भी वापस आएगी, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आपने बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट में डिस्प्लेस किया तो राइट में ही भाग जाती है, वापस नहीं आती। तो यहां चेक करते हैं यहां क्या कहानी है। देखिए जो ये ग्राफ का पीला वाला पार्ट है ना, यहां पर फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब हमने माना कि यहां पर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्टेड है, और ये जो हरा वाला फोर्स है ना, यहां फोर्स नेगेटिव है, और नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्टेड है। अब हमने मान लिया कि यहां पर एक न्यूक्लियॉन रखा था, ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्सेस का ग्राफ यही होता है बच्चों, और दूसरा न्यूक्लियॉन यहां पर रखा था। रुकिए, ये दूसरा न्यूक्लियॉन था। अब इनके बीच में इस केस में नेट फोर्स 0 होने वाला है, क्योंकि वो जहां पर रखा है वहां फोर्स 0 है। मैंने हरे वाले न्यूक्लियॉन को अपनी मर्जी से उठा के यहां रख दिया, यहां मैंने रखा है, मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने उसे यहां रखा, फिर मैंने न्यूक्लियॉन से पूछा, भाई तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को किधर फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियॉन भी मेरे से बात करता है बच्चों। तो न्यूक्लियॉन ने बोला कि सर ये ना जो फोर्स है सर, ये तो नेगेटिव है सर। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कह रहे सर मेरे पे ना फोर्स लेफ्ट लग रहा है। मैंने उसे राइट उठा के रखा, और जो फोर्स है इस जगह पर उस पे लेफ्ट की तरफ लगा। ऐसा तो तभी होता है ना जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। आप उठा के राइट में रखेंगे वो उल्टा भागेगा, राइट में रखेंगे उल्टा भागेगा। अगर राइट में रख के वो इधर ही भाग जाता तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। अच्छा चलिए अभी और खिलवाड़ कर लेते हैं। इसी न्यूक्लियॉन को उठा के मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया होता, हरे वाले न्यूक्लियॉन को उठा के यहाँ रख दिया होता मैंने, ठीक है। तो मैंने न्यूक्लियॉन को उठा के लेफ्ट में रख दिया। फिर मैं न्यूक्लियॉन से बात करने लगा, भाई तेरे को क्या लग रहा है? कहता सर यहाँ ना फोर्स पॉजिटिव है। मैंने कहा पॉजिटिव का क्या मतलब है? कह रहा है सर फोर्स ना मेरे पे टुवर्ड्स राइट लग रहा है, तो मैं वापस आ रहा हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो देखिए ना,
इस न्यूक्लियॉन को इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठा के अगर इधर रखा तो उल्टा भाग रहा है, इधर रखा तो भी उल्टा भाग रहा है। ऐसा तभी होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। अगर बच्चों सिनेरियो ये होता कि मैं इसको उठा के यहां रखता और ये आगे ही भाग जाता और वापस ना आता तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो ये आपको आई होप अब समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो एफ वर्सेस एक्स ग्राफ से इक्विलिब्रियम का नेचर कैसे पता लगाया जाता है आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोलिजन्स। बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कोलिजन्स। इसमें हाँ ये बात सच है कि बेस लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक की चीजें डिस्कस करूंगा इसमें। अभी फिलहाल बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किया है कि इक्विलिब्रियम कोलिजन्स कितने प्रकार के हैं, क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स कराने क्या वाला हूं आपको बता देता हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं जिसमें बॉडी टेढ़ी जाएगी और किसी प्लेन से भिड़ के टेढ़ी हो जाएगी, तो उस केस में बाद में वेलोसिटी क्या होगी, ई कैसे निकाला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाएगा, इंपल्स क्या होने वाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है। ठीक है। और बॉल को आपने जमीन पे गिराया, टप 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 टप्पे खा रही है, और कितना टोटल समय लगेगा, टोटल कितना डिस्टेंस लगेगा टोटल शांत होने में उसे। ठीक है। और बहुत सारे सवाल ऐसे जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन पे आपने बॉल गिराई, वर्टिकली गिरी, बाद में हॉरिजॉन्टल हो गई। ये सारे सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट एक्सट्रीम बेसिक लेवल से कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं कि सर आपने मुश्किल सवाल पढ़ाए हैं। ठीक है। चलिए तो कोलिजन्स देखिए, दो प्रकार के कोलिजन्स की बात करने वाले हैं हम। एक कोलिजन होने वाला है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक कोलिजन होने वाला है इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखिए आप। एक देखिए लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, एक बॉल का नहीं, दो चीजें कोलाइड कर रही है ना, उन दोनों का टोटल मोमेंटम पहले और उन दोनों का टोटल मोमेंटम बाद में सेम रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम यहां कंजर्व्ड होता है। अच्छी बात है, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। दूसरी बात, यहां भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यहां भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर आल्सो। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यहां तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में, और टोटल एक बॉल की नहीं बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले सेम रहेगी। यहां ना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, क्योंकि जब ये इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान जो चीजें भिड़ती है ना तो उनकी शेप खराब हो जाती है। तो जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो बॉडी डिफॉर्म्ड रह जाती है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात होती है, एक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दी है कोलिजन्स के लिए। वो लॉ क्या है देखिए, जैसे कि एक बॉडी का मास m1 है, u1 वेलोसिटी से जा रही है, और लाल वाली बॉल मास m2 u2 वेलोसिटी से जा रही है। ये सिनेरियो भिड़ंत से पहले का है, भिड़ने के बाद पहले का मामला है। भिड़ने के बाद में इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती हैं, मुझे नहीं पता क्या होती हैं, बट अलग अलग हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद पता भी लग जाएगा क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है m2 मान लीजिए, चलिए रुकिए, यहाँ पर जो m2 है बाद में v2 हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन की एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या है, उसको हम E बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। वो ये कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन की कोलिजन के बाद में डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की कोलिजन से पहले, इसके रेशियो को हम E बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी E वही होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद में अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है। याद रखिए कि इनइलास्टिक कोलिजन्स में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 के लिए वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। और इलास्टिक के लिए हमेशा E1 लेंगे, इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1 होती है। अब बात याद रखिए कि अगर आपको बोला है जैसे आपने एक बॉल को कुछ हाइट से गिराया, टप्पा खा के उतनी हाइट पे वापस, इलास्टिक कोलिजन। टप्पा खा के कम हाइट पे वापस, इनइलास्टिक कोलिजन। ठपाक, मिट्टी की बॉल, गीली मिट्टी की बॉल जमीन पे छपाक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। राइट बच्चों।
देखिए हम ना एक ब्रीफली एक डेरिवेशन भी कर लेंगे जिसमें तीनों केसेस एक ही साथ डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में लगभग 5-6 सवाल कराऊंगा और 10-15 बचे हुए सवाल नेक्स्ट कोलिजन के लेक्चर में कवर अप करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर में लगभग फिर से 50 क्वेश्चन। लॉज ऑफ मोशन में 50 कराए थे, वर्क एनर्जी पावर में भी लगभग टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। हम सीधे सीधे ना इनइलास्टिक कोलिजन का केस ही डिराइव कर लेते हैं। यार ये क्या बात है, इनइलास्टिक कोलिजन का जो केस है ना बच्चों, हम ई लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 डिराइव कर लेते हैं। फिर हम ना इसी के केस को जनरलाइज कर लेंगे E0 के लिए, E1 के लिए, तो सारे एक साथ ही आ जाएंगे, बात ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो देखिए, तो यहां देखिए क्या कहानी है। बॉल का मास m1 मान लीजिए, उसकी इनिशियली वेलोसिटी u1 मान लीजिए, परफेक्ट है। और हाँ, बॉल का मास m2 मान लीजिए, इनिशियली वेलोसिटी u2 मान लीजिए। देखिए एक बात समझिएगा कि पहले u1 ज़्यादा होना चाहिए तभी भिड़ेंगे भैया। टन तो तभी होगा ना जब ये ज़्यादा पीछे से आके भिड़े, ठीक है। अच्छा, कोलिजन के बाद में सिनेरियो, ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है। आफ्टर कोलिजन कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ ही होगा, टन 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 के बाद कुछ तो होगा ही। तो देखिए क्या हुआ होगा, m1 जो है ना v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा और m2 जो है ना v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। देखिए बच्चों, कुछ सिलेबस मेरी साइड से स्लो चल रहा है, आपकी साइड से भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी आपने वर्क एनर्जी पावर के सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं देखे हैं, ठीक है। बट नाराज़ मत होया करिए, मैं अभी फुल टाइम यूट्यूबिंग नहीं करता हूँ, यूट्यूबर फुल टाइम नहीं हूँ। मैं लगभग 8 घंटे ऑन एन एवरेज जूम पे क्लासेस लेता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली पढ़ रहे होते हैं, मेरे जो अपने बैचेस हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद से मुझे टाइम निकालना होता है, तो कभी कभी आई गेट वेरी टायर्ड, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें अब टाइमली डिलीवर कर पाऊँ। तो नाराज़ मत होया करिए आप लोग। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, देखिए यार कॉन्सेप्ट्स पे आ जाइए। अब E अगर 0 से 1 के बीच में है ना, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हो नहीं सकती। तो अब है क्या, करना क्या है, देखिए पहले भिड़ने से पहले वाली वेलोसिटी गिवन होगी, मासेस गिवन होंगे। इंटरेस्टेड हैं भिड़ने के बाद वाली वेलोसिटीज निकालने में, तो दो ही कॉन्सेप्ट बचते हैं। एक कॉन्सेप्ट 1 वो है पकॉल्म। कॉन्सेप्ट 1 का नाम है बच्चों पकॉल्म। पकॉल्म क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम पहले और दोनों का मोमेंटम बाद में सेम होने वाला है। तो देखिए m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज गोइंग टू बी, यू नो बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। चलिए छोड़िए, ये एक इक्वेशन 1 आ चुकी है, कभी ना कभी जीवन में यूज होगा, इसका फायदा उठाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम काइनेटिक एनर्जी आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, E1 तो है नहीं। तो चलिए, तो फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आता है सर आइजैक न्यूटन का, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो यहाँ से v2 माइनस v1 आ गया E टाइम्स u1 माइनस u2। देखिए दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, v1 और v2 वेरिएबल्स हैं। अगर आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़े तो आपको v1 और v2 की वैल्यू मिल जानी है। और v1 की वैल्यू देखिए क्या आनी है, v1 की वैल्यू आनी है, याद करनी पड़ेगी आपको, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आएगा 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइडेड बाय डेफिनेटली m1 प्लस m2 बच्चों, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी कोलिजन के बाद की हो गई, पहली गेंद की। अरे दूसरी गेंद की कैसे निकालें, तो ऐसा है जो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है वहाँ 2 कर दीजिए, 2 लिखा है वहाँ 1 कर दीजिए। तो v1 का v2 कर दिया, 1 का 2 कर दिया, 2 का 1 कर दिया, ठीक है, 1 का 2 कर दिया, 2 का 1 कर दिया। चलिए प्लस प्लस प्लस, अरे इसका मत कर दीजिएगा 1 का 2, सबस्क्रिप्ट वाला करना है, कुछ भी नहीं लपेट देना है, m1 इंटू u1 अपॉन m2 प्लस m1। देखिए मैंने इस फॉर्मूले से ना आपको सब कुछ बता दिया है। अब अगर बात हो रही है इलास्टिक कोलिजन की, E1, चलिए एक और फॉर्मूला लिखता हूँ इसी में। देखिए बहुत मेहनत करूंगा ना अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जीज निकाल के उनमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज माइनस करूंगा ना,
तो मेरी बात सुन लीजिए, इस चलिए मैं ये पार्ट तो रब करूँ बच्चों, टेप ये जरा, मैं ये रब करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लपेट देते हैं यहाँ पर। इस दौरान काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला आता है, बड़ी मेहनत करके आता है, वो मैं करने में मूड में नहीं हूँ। m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये ना वो कैपेसिटर्स में भी होता है ना, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। ठीक है, तो सुनिए, अब आप देखिए, अगर यहां पर कोलिजन इलास्टिक है ना, अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इज इलास्टिक, तो ना E की वैल्यू ना 1 पुट करनी होती है, E की वैल्यू 1 लेनी है। तो ले लीजिए, V1 V2 आ जाएगा, और देखिए E अगर 1 लेते तो 1 माइनस 1 0, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ, तो ये तो सच है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता ही नहीं है इलास्टिक कोलिजन में, बढ़िया बिल्कुल। तो देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा अगर E1 होता है तो। और देखिए यहाँ पर V1 E1 पुट करके V1 निकाल लीजिए, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस बच्चों 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 निकाल लीजिए, यहाँ V2 होगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 बच्चों, राइट। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन सारा लपेट दिया हमने। अब समझिए क्या होने वाला है। अब अगर सिनेरियो इनइलास्टिक कोलिजन का है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो E0 ले लीजिएगा। तो E0 लेने पे ये हट जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला आ जाएगा, और इसमें E0 पुट कर दीजिएगा। अगर परफेक्टली प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है ना, चलिए आप जाइए, इनकी ज़रूरत नहीं है, अब ये हो चुका है इनका काम, भिड़ंत हो चुकी है। चलिए अब अगर प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन, प्योरली मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसके लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ऐसे केस में ना E ना 0 आने वाला है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला हो जाएगा, E स्क्वायर गायब कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अब V1 V2 अब देखिए इत्तेफाक से सेम आ जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी चिपक जाते हैं एक दूसरे से और सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए E0 पुट करिए, ओ हो यहाँ तो U1 मिस हो गया था हमसे, M1 माइनस M2 हो बच्चों, सॉरी, M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 1 प्लस E M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों यहाँ U1 और यहाँ U2 ब्रैकेट के बाहर है, वो मिस हो गया था हमसे। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख दिया है, ओके, प्रिंटिंग एरर, इट वॉज जस्ट ए प्रिंटिंग एरर। चलिए V1 माइनस V1 और V2 इक्वल आ गया, तो ये आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये ऐसे केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बाद में कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे और E को 0 पुट कर दीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी आ जाना है। चलिए बच्चों, तो ये हमने बहुत ब्रीफली, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली कोलिजन्स के इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। देखिए कुछ बातें ना एनसीईआरटी में ढूंढते हैं, चलिए, जिससे कि आपको यकीन होगा कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए आ जाते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं आपको कराऊंगा 6.16। देखिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। 6.16 एनसीईआरटी टू। देखिए सवाल दिख रहा है, अंग्रेजी छोड़िए। एक बॉल, तीनों का मास m है, एक बॉल 1 आके 2 और 3 दोनों से भिड़ती है, टन। कोलिजन दे रखा है टाइप, कोलिजन इलास्टिक ही दिया हुआ है। ठीक है, इलास्टिक में इलास्टिक ही होता है, E1 ही होता है और कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब सुनिए, एक बॉल जिसका मास m है वो 2 और 3 से टन में भिड़ती है, तो उसके बाद आपको सिनेरियो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ, तो कोई बात नहीं है ना, भिड़ने से पहले इस बॉल का, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट, बॉल का नहीं सिस्टम का मोमेंटम बताइए। ये दोनों तो रेस्ट पे हैं, पहली बॉल का मोमेंटम mv है, बहुत ही बढ़िया। भिड़ने के बाद ना तीनों का मोमेंटम बताइए, भिड़ने के बाद तीनों का मोमेंटम फाइनल। ये तो रेस्ट पे है, इन दोनों का मास 2m हो गया और इन दोनों की वेलोसिटी मिला के v/2 सवाल में गिवन है, बहुत बढ़िया। ये दोनों रेस्ट पे आ गए और तीसरी बॉल v वेलोसिटी से भागने लगी, तो तीसरी बॉल भाग रही है मास m और उसकी वेलोसिटी v। तीनों बॉल एक सिस्टम बन गए, कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा इलास्टिक में थोड़ी ना होता है। तीनों बॉल एक सिस्टम बन के 3m और v/3 से मूव कर रहा है। तो देखिए क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है।
भाई साहब पहले इनिशियल मोमेंटम mv है और फाइनली तीनों केस में mv आ रहा है, तीनों में मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो लीनियर मोमेंटम तो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों तरह की कोलिजन में कंजर्व्ड होता है ना। इससे इलास्टिक कहां साबित हुआ? अभी आइए काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व्ड करा दीजिए। अगर कंजर्व्ड है तो फिर इलास्टिक कोलिजन है, अगर नहीं है तो फिर इनइलास्टिक ही है। तो देखिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक ही गेंद भाग रही है ना, तो उसी की काइनेटिक एनर्जी लीजिए, हाफ mv² बच्चों। और यहां देखिए क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होने वाली है हाफ, इन दोनों का मास 2m, इन दोनों की वेलोसिटी का स्क्वायर। सॉल्व करके ना हाफ mv² नहीं आने वाला ये, तो ये नहीं है भैया, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। यहां देखिए हो गया हमारा काम, एक बॉल हाफ mv² से मूव कर रही है, ये आंसर है। तीसरा वाला भी नहीं है, देखिए हाफ मास 3m वेलोसिटी v/3 का स्क्वायर, तो इनिशियली और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो सेकंड केस कॉरस्पॉन्ड करता है इलास्टिक कोलिजन को बच्चों। आई होप आपको एनसीईआरटी देख के थोड़ा मजा आ रहा होगा। आप चलिए देखिए एक ना सवाल है हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन में ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं आपको। अगर सिनेरियो ना इलास्टिक कोलिजन का होता है, इलास्टिक मतलब E1 का, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, दोनों बॉल का मास भी सेम है, इस बॉल का मास 1 है और बॉल का नाम 1 है, और ये सेकंड बॉल, इनकी वेलोसिटीज ना U1 और U2 है कोलिजन से पहले, कोलिजन इलास्टिक है। तो बच्चों फॉर्मूले में ना डाल के U1 U2 सेम लेना, M1 M2 दोनों M ले लेना, तो जब आप फॉर्मूले में डालोगे ना तो पता है आपको दिखाई देगा कि कोलिजन के बाद में ना इन बॉल्स की ना वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। जो पहली वाली बॉल है ना उसे U2 मिल जाता है, ये कोलिजन के बाद का सिनेरियो है, V1 U2 के बराबर हो जाता है, और जो V2 है दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी है वो पहली बॉल की वेलोसिटी बन जाती है। मतलब आप अगर नहीं समझ पाए ना इस चीज को तो ऐसे भी समझिए, फॉर्मूले में डाल के करिएगा यही आएगा, ठीक है, वो M1 - M2 U1 by M1 + M2 वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे M मास की बॉल है 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, और एक और M मास की बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है। चलिए अच्छी बात है, इस बॉल का नाम बॉल 1 है, इस बॉल का नाम बॉल 2 है, कोलिजन हो गया, टन 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 हो गया है। अब टन 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 के बाद क्या होगा कि ये वाली बॉल जो है ना इसको तो 5 वाली वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरी वाली बॉल को ना जो वेलोसिटी है वो पहली बॉल की मिल जाएगी। तो सिनेरियो ये है कि इलास्टिक कोलिजन इन 1D में ना वेलोसिटीज धुआंधार इंटरचेंज हो जाती हैं बच्चों। चलिए तो देखते हैं अब हम ना एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है हमारा 6.17, एनसीईआरटी सवाल है 6.17। मेरा मेन मोटिव एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने का ये रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं ये देख चुका हूं कि आप में से बहुत से बच्चे ऑब्जेक्टिव बुक्स पे टारगेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, अब और कहां से करें सवाल, लेकिन एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने में बहुत आलस आता है। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहा हूं। अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री, अच्छी बात है, टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब ऑफ सेम मास, मतलब यहां एक बॉल है मास m, ये एक और बॉल को हिट करती है जिसका मास m है, ठीक है। हाउ हाई डज बॉल ए, ये बॉल भिड़ने के बाद टन होने के बाद वापस कितनी हाइट तक राइज करेगी आफ्टर द कोलिजन। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स, एज्यूम कोलिजन्स टू बी इलास्टिक कोलिजन। तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं ना पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कि इस बॉब की ना जमीन से कुछ हाइट h रही होगी, तो जब बिल्कुल जमीन पे आ रहा होगा ना, ये बिल्कुल जमीन पे आ रहा होगा ना हिट करने, जस्ट हिट कर रहा होगा, तब इसकी वेलोसिटी ना भिड़ने से पहले, बॉल ए की वेलोसिटी जस्ट भिड़ने से पहले पता है क्या होगी। बॉल ए है, बॉल बी को लाल रंग का बना देते हैं, ये बॉल बी जो जमीन पे पड़ी थी वो है, बॉल ए की वेलोसिटी ना भिड़ने से पहले टेक्निकली √2gh ही होगी, √2gh। हाइट आप निकाल सकते हैं, धागे की लेंथ में से L cos थीटा माइनस करेंगे तो हाइट आपकी निकल जाएगी, पूरी लेंथ L में से L cos थीटा माइनस कर दीजिए। अब ये दोनों का मास सेम है क्या? हाँ सेम है, दोनों का मास सेम है। कोलिजन भी इलास्टिक है क्या? हाँ कोलिजन भी इलास्टिक है। तो भैया सिनेरियो ये है अब कि कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जानी है। बॉल बी को बॉल ए की भिड़ने वाली वेलोसिटी मिल जानी है जो जस्ट भिड़ने से पहले थी, और बॉल ए को अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाना है, तो बॉल ए अल्टीमेटली बाद में
रेस्ट पे आ जाने वाली है और बॉल भी √2gh से आगे भाग जाएगी। तो बॉल ए जो है वो रीबाउंड कुछ हाइट तक करेगी ही नहीं, ठीक है। हाउ हाई, तो हाई वाई कुछ नहीं है, 0 हाइट तक रीबाउंड करेगी बाद में, क्योंकि वो बॉल ए बॉल बी से भिड़ते ही रेस्ट पे आ जाएगी और बॉल बी भाग जाएगी, ठीक है बच्चों। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए देखिए कुछ ना एग्जाम्पल्स हैं, बड़े शानदार शानदार से एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, एक दो वो लपेटने की कोशिश करते हैं। कोलेजन्स, एक ये एग्जाम्पल है और एक ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन आ गया, नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले देखिए मैं आपको समझाता हूं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए भारी पानी, हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, D2O ड्यूटीरियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूटीरियम का इस्तेमाल क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल 6.12 एनसीईआरटी का, इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करने को मिल रही हैं, 2 बढ़िया ज़बरदस्त वैरायटी के सवाल मिलने वाले हैं। तो वो 2 सवाल एक बार करते हैं। तो देखिए मैं सवाल आपको मोर और लेस समझा देता हूँ सॉल्व करके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। U1 गलत लिख दिया था बच्चों, U1 U2 मिस हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल ये है कि एनसीईआरटी 6.12 पे आधारित एक बॉल का मास m1 है, वो ना u वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। वो एक स्टेशनरी बॉल m2 से कोलाइड करती है जो कि पहले रेस्ट पे है। कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन बीइंग इलास्टिक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बाद में m1 और m2 कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे। मान लीजिए m1 के बाद वेलोसिटी आती है v1 और m2 के पास बाद में वेलोसिटी आती है v2, ठीक है भैया। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 दैट इज ट्रांसफर्ड टू m2। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 ट्रांसफर्ड टू m2 कितना है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी, कई बार ऐसे भी बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1। अब सवाल ये उठता है कि अब आप नाराज हो जाएंगे मेरे से, अब कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो सर, थोड़ी देर पहले हो सर कह रहे हो सर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, अभी कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1। अरे टोटल कंजर्व्ड रहेगा ना, जब ये बॉल टन इससे भिड़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अरे इसने तो लूज ही करी होगी ना, इसने अपने कुछ काइनेटिक एनर्जी इसे भी तो दी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है यार, किसी एक गेंद की थोड़ी ना कंजर्व्ड होगी। मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको। अब सुनिए, तो बहुत सिंपल सिनेरियो है। अभी सिर्फ m1 की बात करते हैं। m1 की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो है हाफ m1 इंटू यू स्क्वायर, और m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ u1 ले लीजिए, हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1 कितना है? लॉस्ट, ये डेल्टा मतलब लॉस्ट है यार, चेंज नहीं है। के ई लॉस्ट किसने करी? m1 ने करी। तो वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से आप फाइनल को माइनस करिए ना, धुआंधार तरीके से कर देते हैं। अब फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट के लिए आप इनिशियल से डिवाइड करिए, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट के लिए आप इनिशियल से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बालकों। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये रब कर रहा हूँ भाई, सवाल तो आपने लिख ही लिया होगा। ओहो हो कुछ ज़्यादा ही रेज हो जाता है। तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना है? फ्रैक्शन ऑफ के ई लॉस्ट, तो ये है देखिए 1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट है बिल्कुल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर
अब m1 और हाफ m1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बाय u1 का स्क्वायर। परफेक्ट है बच्चों। बस अब v1 बाय u1 की वैल्यू निकालनी है, वो काइनेटिक एनर्जी, वो जो वेलोसिटीज कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज का जो फॉर्मूला था उससे। तो इलास्टिक कोलिजन में v1 का क्या फॉर्मूला था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन बच्चों m1 प्लस m2। u2 शून्य है, बड़ा अच्छा लगा देख के, तो u2 तो जीरो है पहले, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 आ गया, ये शून्य हो गया। तो यहां से देखिए v1 बाय u1 की वैल्यू निकाली मैंने, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया जी। यहां v1 बाय u1 की वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1 बाय m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो फॉर्मूला आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये क्या है, अरे जब m1 m2 से इलास्टिकली कोलाइड करेगा, m2 इनिशियली रेस्ट पे था, तो m1 अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन लूज करने वाला है, उसका फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे एनसीईआरटी के, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाह रहे हैं वो हमें, कि देखिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ना, ये है फ्रैक्शन ऑफ के लॉस्ट बाय m1, उसका फॉर्मूला है 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब आपको पता है ना, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होते हैं उसमें कहानी क्या होती है, उसमें हम न्यूट्रॉन्स को ना स्लो डाउन करते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से ना न्यूक्लियर रिएक्शंस बढ़िया नहीं होते, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होता है, जिससे कि कुछ टाइम बढ़ जाता है। तो स्लो डाउन करने के लिए हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें हैवी वाटर डालते हैं, ड्यूटेरियम डालते हैं, भारी पानी, जिससे कि न्यूट्रॉन कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर न्यूट्रॉन है, भाग रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर के धुआंधार तरीके से, हमने कहा भाई जरा कहाँ चले जा रहे हो, जरा अपनी स्पीड कम कर लो। तो न्यूट्रॉन का मास m था, तो उसे हम ड्यूट्रॉन से भिड़ा देते हैं, ठीक है, उसे हम ड्यूटेरियम से भिड़ा देते हैं, ड्यूट्रॉन से भिड़ा देते हैं, जिसका मास डबल है और जो इनिशियली रेस्ट पे होता है। तो इस दौरान न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है। तो ड्यूट्रॉन ही क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम इसकी जगह बहुत भारी चीज यूज कर लें, मान लीजिए हम इसकी जगह कार्बन यूज कर लेते हैं, तो कार्बन का मास तो 12 गुना है, तो और फायदा हो सकता है, नहीं चेक करेंगे कितना फायदा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम और ज्यादा हेवी चीज यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा। और चलिए फिर ऐसा करते हैं कि न्यूट्रॉन को क्यों ना न्यूट्रॉन से ही बढ़ा देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। तो हर केस में अब हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज करेगा ये न्यूट्रॉन, जब वो ड्यूट्रॉन से भिड़ता है तब, कार्बन से भिड़ता है तब, किसी और न्यूट्रॉन से भिड़ता है तब। तो देखिए हर एक केस में ना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट देखिए आप। तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है यहां पर, देखिए फॉर्मूला खेलिए, तो फ्रैक्शन आ रहा है 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन m इंटू 2m डिवाइडेड बाय बच्चों m प्लस 2m यानी 3m का स्क्वायर। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आ रही है वो 8/9 आ रही है, तो लगभग 90% से थोड़ा सा हिस्सा लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कुछ थी तो उसने 90% ऑफ लगभग काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, उसकी अब 10% काइनेटिक एनर्जी बची है, यानी सर्टेनली काफी स्लो हो गया है। सेकेंड केस में देखिए फ्रैक्शन कितना लॉस्ट हो रहा है, 4 इंटू न्यूट्रॉन का मास इंटू कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल का होल स्क्वायर, 13m का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 12 चौक 48/169। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस्ट हो रहा है वो कम हो गया, वहां ज्यादा है, वहां कितना है, वहां है लगभग 90%, यहां 16 चौके 48 लगभग 35% के आसपास ही लॉस हो रहा है बस काइनेटिक एनर्जी। मतलब काफी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास अभी भी बच रही है, वो उतना स्लो डाउन नहीं हुआ है। अब अगर न्यूट्रॉन साथ में न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से ही लपेट दिया होता तो क्या होता, तो भी देखिए अधिक फायदा नहीं था, ठीक है। तो m प्लस m का होल स्क्वायर, तो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट
1 हो जाएगी। और वो तो हम जानते ही हैं कि जब दो सेम मास की बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करती है वन डायमेंशन में तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन नहीं होगा, इस केस में वो अपनी सारी स्पीड इसी को दे देगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा, राइट। तो सेम मास की चीज से कोलाइड कराने का भी फायदा नहीं है, इलास्टिकली कोलाइड कराने का फायदा नहीं है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से भी कोलाइड कराने का फायदा नहीं है। तो इसलिए भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, हैवी वाटर, ड्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मान लीजिए आपको नीट में ऐसा सवाल पूछते हैं कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कराने में कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन, एक ट्रीटियम 3/1H या फिर लेड, तो है ना। आप क्लियरली देख सकते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस्ट काफी ज्यादा आ रहा है। 100% नहीं आना चाहिए, लॉस्ट ज्यादा आना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, वो वाला केस ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद बचे हुए जो तगड़े वाले सवाल है ना, तगड़े वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे टेढ़ा आके प्लेन पे टेढ़ा आके टेढ़ा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल हो रहा है, कितनी कोलिजन के बाद शांति मिलेगी, कितने टप्पे खाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितने समय तक कोलाइड करेगा, आती हुई दीवार से बॉडी कोलाइड करी। तो ऐसे लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक एनसीईआरटी का सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ना जाने कितना, देखिए। हाँ, तो अब ये केस आ गया है कि हमारे पास डायग्राम नहीं है। चलिए हम एग्जांपल 6.13 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि अगर दो बॉडीज ओब्लिक कोलिजन करती हैं इलास्टिक 2 डायमेंशन में, तो वो कोलिजन के बाद में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती हैं। तो वो एक एग्जांपल है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं 6.13, ठीक है। आप एक बार देखिएगा उसे, ठीक है। बिलियर्ड गेम की बात हो रही है। चलिए तो अब देखिए क्या है अगला सवाल। एनसीईआरटी 6.13 एग्जाम्पल है, अंग्रेजी आपके हिस्से की रही। मैं एक बार कोई एग्जाम्पल समझा देता हूं मुद्दे की बात बस, ठीक है। तो देखिए सब, मान लीजिए कि यहां पर एक बॉल है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी u है, और वो एक आइडेंटिकल बॉल इनिशियली एट रेस्ट से कोलाइड कर रही है। ये रेस्ट पे है, पीली वाली बॉल ना रेस्ट पे है। अब आपको ये बताना है कि ये प्रूव करना है या नहीं भी करना है, आप समझ लीजिए कि कोलिजन के बाद जो दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। मतलब यहां पर θ1 और θ2 का सम ना 90 है, एक θ 37 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। सवाल क्या है, एक बॉल आ रही है, ठीक है, रेड वाली बॉल स्ट्रेट लाइन पे, दोनों की जो सेंटर्स है ना वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए ये ओब्लिक कोलिजन है। देखिए अगर दोनों की लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम हो, सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग हो, तो वेलोसिटी वेक्टर्स जो उनके हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होता है, तो हेड ऑन कोलिजन है। लेकिन अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये वाली बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है, और मान लीजिए ये बॉल रेस्ट पे है, तो ऐसे केस में जो कोलिजन होता है वो जैसे पूल की टेबल पे होता है, ओब्लिक कोलिजन उस टाइप का होता है। ओब्लिक कोलिजन को थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। तो सिनेरियो ये है कि ये बॉल 1 थी और ये बॉल 2 थी, ठीक है। दोनों में से ये वाली मोशन में और ये वाली रेस्ट पे है। आपको θ1 और θ2 की वैल्यू बतानी है कि बाद में कितनी होती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक एंगल दे रखा है 37 डिग्री और दूसरा पूछा है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन 2 डायमेंशन में। देखिए इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट 2 हैं जबरदस्त वाले, इसमें ई वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ई भी इस्तेमाल कर लेंगे इलास्टिक कोलिजन के अंदर। कॉन्सेप्ट 1 है पॉकॉल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पॉकॉल। देखिए मोमेंटम पहले कितना है, mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। मोमेंटम कंजर्व करिए ना, तो यहां u वेलोसिटी जो है वो आ गई आपकी v1 और v2 का वेक्टर सम, अच्छी बात है। चलिए यहां पर पैरेललोग्राम लॉ खेलते हैं, मॉड ले लीजिए वेलोसिटी का, यहां भी मॉड ले लीजिए v1 और v2 का। स्क्वायरिंग करने की इच्छा रखते हैं, u स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, आप जानते हैं 2v1 v2, दोनों के बीच का एंगल cos ऑफ θ1 प्लस θ2, ठीक है। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2, हो इधर आ जाइए, ठीक है, cos ऑफ θ1 प्लस θ2, परफेक्ट है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी भी टोटल सेम रहता है इलास्टिक कोलिजन में, हमेशा नहीं बच्चों, इलास्टिक में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है
इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। बाद में दोनों की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर बच्चों। तो यहां से देखिए एक चीज प्राप्त हुई कि u1 स्क्वायर टेक्निकली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर है। अब u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर है तो 0 कर दीजिए। तो यहां से 2v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 0 आ गया है ना, यानी θ1 cos θ1 प्लस θ2 0, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री। यानी दो सेम मासेस की बॉल्स अगर उनका इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन होता है 2 डायमेंशन के अंदर, तो उनके बाद में वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये एंगल आपको प्रोवाइडेड है और दूसरा एंगल पूछा है, तो आपको पता है कि टोटल सम 90 डिग्री होने वाला है बच्चों। आई होप बच्चों आपको कोलिजन समझ आ रहा है और कोलिजन्स के सुपर शानदार सवाल बट छोटे सॉल्यूशन के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।